अस्सलाम वालेकुम। 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 लास्ट चैप्टर की एमसीक्यूज आज हम करने जा रहे हैं। हीट एक फॉर्म होती है वेट की, पावर की, एनर्जी की, ये तमाम की। सो एनर्जी की फॉर्म होती है हीट। ऐसा यूनिट जो हीट का होता है वो क्या होता है? केजी, जूल, केल्विन, एम्पियर। सो जूल इज द राइट आंसर। हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डैश। हीट कैपेसिटी किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है? मास और किस चीज़ का? मास और एनर्जी का, पावर का, एफिशिएंसी का, या स्पेसिफिक हीट का। सो याद रहे, स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट मास से जब होता है तो वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। फिजिक्स के अंदर हम बात करते हैं कि डैश जो है आपको बताएगा, ऑप्शन है आपके पास। कहता है फिजिक्स में आपको क्या चीज़ बताती है कि कितनी हीट जो है ऐड की जाए किसी सब्सटेंस को जब उसका टेम्परेचर रेस कर दिया जाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सो याद रहे आपके पास हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है। हीट कैपेसिटी में हम क्या करते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो हीट ऐड की जाती है टेम्परेचर करने के लिए, उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। इक्वेशन जो हीट कैपेसिटी के लिए लिखते हैं, C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, एम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, या डेल्टा टी ओवर एम डेल्टा क्यू। सो इस हीट कैपेसिटी को जनरली हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है, इसका ऑप्शन ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन ये है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ मटेरियल। हीट कैपेसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? मटेरियल की शेप पर, साइज पर, लेंथ पर, या नेचर पर? सो नेचर पर डिपेंड करती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले था सिर्फ किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब 1 kg सब्सटेंस का मतलब स्पेसिफिक मास आ गया। तो स्पेसिफिक मास आ जाए इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ मास का फ़र्क है। फिर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देखें, दोबारा आपके पास ऑप्शन आ गया। जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। इसमें मास भी ऐड हो जाता है। ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, इसमें अगर हम नीचे एम ऐड कर दें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वाटर की, वो कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है 4। ये आपको लाजमी याद रखना, 4200 होती है जूल्स पर केजी पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन। देखिए, जूल पर केजी पर केल्विन डिवीजन में भी हमने अभी लिखा हुआ था और उसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इन्वर्स करके। इज़ द एसआई यूनिट। ये किस चीज़ का एसआई यूनिट है? अभी हमने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट होता है, जबकि हीट कैपेसिटी का होता है जूल पर केल्विन, यानी जूल केल्विन इन्वर्स। क्यों? क्योंकि उसमें मास नहीं होता। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, ठीक है, आइस जो मेल्ट होना शुरू होती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो क्या होता है? उसका टेम्परेचर 0 होता है, 100 होता है, 0 या 100। तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? तो देखें आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है नॉर्मली इस पर फ्रीजिंग पॉइंट, यानी पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहले बर्फ़ का था, अब पानी की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रहे हम सिर्फ सेंटीग्रेड की डिस्कशन कर रहे हैं अभी। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल होता है। थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज अ लिक्विड। तो बात कर रहा है एक यूनिट मास है और उसमें हम थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। कब? जब एक लिक्विड को हम बनाना चाह रहे हैं, एक कन्वर्ट करना चाह रहे हैं गैस के अंदर, और हम चाह रहे हैं विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। इसको कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट 2 तरह की होती है। अब हम बात करेंगे किस तरह की। अब लिक्विड टू गैस है तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, फिर वेपराइजेशन कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे, या मेल्टिंग कहेंगे। सो लिक्विड टू गैस है इसलिए इसको वेपराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूरा कहलाएंगे। फिर कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। आपको जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है किसी हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, थर्मल कैपेसिटी, या ऑल ऑफ देम। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है जनरली लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है।
वो हमने जो बात की वो विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं द हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की जो होती है, कब होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। और वो कितनी होती है, तो देखें हम बात कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये भी आपको याद रखना है, हीट ऑफ वेपराइजेशन पानी की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है। 2230 जूल पर ग्राम, ये ग्राम में है। फिर 2130 जूल पर ग्राम, 534 जूल पर ग्राम या 334 जूल पर ग्राम। सो याद रहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहे हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन की पानी की। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होती है वो होती है 2230। फिर हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी, दोबारा वही टॉपिक आ गया, बट इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है लिक्विड को जो है हम सॉलिड इनटू लिक्विड करना चाह रहे हैं। पहले हमने लिक्विड को गैस में किया, अब सॉलिड को लिक्विड में करना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। सो इसको लेटेंट हीट तो कहेंगे, बट कौन सी कहेंगे, फ्यूजन की कहेंगे, क्योंकि वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है। अब सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, अब हम बात करते हैं पानी के जो हीट ऑफ फ्यूजन है कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पहले हमने 100 डिग्री पर डिस्कस किया, वो क्यों था, क्योंकि वो पानी के लिए बात कर रहे थे, तो वो जो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से था। अब फ्यूजन की बात करें, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से होता है। और ये अंदाजन कितना होता है, आपको वही ऑप्शन दोबारा देते हैं। सो इसमें जो हमारा ऑप्शन है 334 जूल पर ग्राम, ये इसका राइट आंसर है। ये हीट ऑफ फ्यूजन होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वो हीट ऑफ वेपराइजेशन थी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो थी 2230। डैश इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, किसको कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी, हीट को, स्पेसिफिक हीट को, लेटेंट हीट को, या टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है। थर्मामीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर। थर्मामीटर से हम क्या मेजर करते हैं, हीट को मेजर करते हैं, स्पेसिफिक हीट को करते हैं, लेटेंट हीट को या टेम्परेचर को। सो आपको कॉमनली पता है थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। डैश स्केल ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर के स्केल होते हैं 3, और आपको अब जो पूछ रहा कह रहा है डैश स्केल ऑफ टेम्परेचर को मोस्टली यूज़ फॉर एनवायरमेंटल मेजरमेंट। एनवायरमेंटल मेजरमेंट के लिए जो हम स्केल कॉमनली यूज़ करते हैं, आपके पास ये 4 किस्म के स्केल लिखे हैं फ़िलहाल। सो जो एनवायरमेंटल के लिए हम यूज़ करते हैं वो सेल्सियस स्केल होता है। इस तरह दूसरा ऑप्शन है, इसमें दोबारा से वही है, बट मोस्टली यूज फॉर क्लिनिकल मेजरमेंट। क्लिनिकल मेजरमेंट का मतलब क्लिनिक्स वगैरह में जो डॉक्टर्स के पास जाता है, आपने देखा होगा वो जो टेम्परेचर होता है ना 100 या 103 104 बुखार जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं हो सकता, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलता है। सो इंसान का टेम्परेचर इतना नहीं हो सकता, तो फ़ारेनहाइट में होता है 103 बुखार, 102 बुखार। फिर इस तरह तीसरा स्केल है जो इंडस्ट्रियल मेजरमेंट में यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़, उसमें टेम्परेचर जो नापे जाते हैं वो केल्विन में नापे जाते हैं। इसीलिए आपको पता है स्टैंडर्ड जो यूनिट है, एसआई यूनिट जो टेम्परेचर का है, वो आपको पता होना चाहिए। इस एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। ये आपको याद रखना है। ये तीनों मैंने बता दी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, बट आपको स्टैंडर्ड जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, केल्विन होता है। फॉर्मूला आपको बताना है कन्वर्जन का टेम्परेचर का सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, ये 4 आपके पास लिखे हैं। तो सेल्सियस से अगर आप केल्विन में जाना चाह रहे हैं, सो केल्विन में जाना चाह रहे हैं, इसमें मतलब केल्विन का फॉर्मूला होगा। सो फॉर्मूला होता है K=C+273, ये ऑप्शन बी जो है। फिर इस तरह आपको कहता है आप केल्विन से अगर सेल्सियस में जाना चाहें तो उसी फॉर्मूले को अगर आप रिवर्स कर लें, तो जो सी का फॉर्मूला आप चाहिए आपको, C=K, यहाँ प्लस करा तो वहाँ जाकर माइनस करेगा। सो C=K-273, ये केल्विन टू सेल्सियस का फॉर्मूला बन गया। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर का फॉर्मूला सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए जो फॉर्मूला है। सो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। सो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का मतलब फॉर्मूला एफ का होगा, और वो क्या होगा 1.8 C, और ये आपके पास -32 होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 32 का वर्ड आता है, जबकि केल्विन या सेल्सियस में 273 आता है। तो इट मीन्स 273 वाले तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा सेल्सियस एंड केल्विन में यूज़ होते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हमेशा 32 का वर्ड यूज़ होगा। फिर दोबारा इसी का रेसिप्रोकल, इसको रिवर्स करके हम देख रहे हैं, बट थोड़े अलग अंदाज में फॉर्मूला मैंने लिखा है कि आपको बताना है टेम्परेचर को आपने चेंज करना है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। अगर तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का मतलब फॉर्मूला सी का बनेगा, और वो क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है। सो आपके पास ये ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि सेम वही फॉर्मूला है, 1.8 यहाँ डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो कुछ उस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। एवापोरेशन कॉजेज,
एवापोरेशन की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग होती है, फ्रीजिंग होती है, फ्यूजन होती है, कूलिंग होती है। सो याद रहे एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। सॉल्टी वाटर एवापोरेट्स विद, जो नमकीन पानी होता है, नमक वाला पानी होता है, वो एवापोरेट करता है कैसे, ज़्यादा फास्टर करता है प्योर वाटर से, कम जो है इन स्पीड से, यानी मोर स्लोली, यानी काफ़ी कम हो जाती है उसकी जो प्योर वाटर के मुकाबले में उसकी जो एवापोरेशन है, सेम रेट होता है या कोई भी नहीं होता। सो याद रहे सॉल्टी वाटर की वजह से इसकी जो है स्लोली हो जाता है, प्योर वाटर से स्लोली काम करता है ये एवापोरेशन उसमें। वेट क्लॉथ्स एंड फ्लोर ड्राई इन सन ड्यू टू, जो गीले कपड़े हैं या गीला फर्श है वो किस तरह खुश्क होता है सूरज की रोशनी में, किस चीज़ से होता है, हीट कैपेसिटी से होता है, स्पेसिफिक हीट से होता है, लेटेंट हीट से होता है, या एवापोरेशन से। सो याद रहे एवापोरेशन की वजह से कपड़े भी सूखते हैं और फर्श वगैरह भी जो सूखता है एवापोरेशन से सूखता है। रेट ऑफ एवापोरेशन नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डैश, रेट ऑफ एवापोरेशन कब बढ़ेगा, नॉट इंक्रीज, सॉरी नॉट इंक्रीज का मतलब नहीं बढ़ेगा, किसके बढ़ने से, यानी इनवर्स रिलेशन पूछना चाह रहे हैं, किससे इनवर्स रिलेशन है। सो देखिए आपको कहता है टेम्परेचर है, सरफेस एरिया वाइड है, एंड स्पीड ऑफ ह्यूमिडिटी, तो याद रहे ह्यूमिडिटी से वो नहीं जो है बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी से कम हो जाता है हमेशा, बाकी सबसे बढ़ता है। ये तीनों चीज़ें जो आपको दिख रही है इससे हमेशा बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से भी बढ़ जाएगा, सरफेस से भी बढ़ जाएगा, पॉइंट से बढ़, लेकिन कम किससे होगा, ह्यूमिडिटी। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नॉट इंक्रीज का, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा मतलब कम होगा ह्यूमिडिटी से। बात करते हैं रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय, जो अब हम बात करें रेट ऑफ एवापोरेशन को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं किस चीज़ से इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करने से, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से, या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने से। याद रहे ये जो तीन ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकते क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है उससे, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, इस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। हाँ इससे इन्वर्स रिलेशन होता है। हाँ इसको अगर हम बात करें कि ये जो बढ़ रहा था इसको कम होना चाहिए था, तो आखिरी ऑप्शन बच गया इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। एवापोरेशन कब होती है, किस टेम्परेचर पर होती है, किस जगह पर होती है, बॉइलिंग पॉइंट पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, या ऑल टेम्परेचर। सो याद रहे एवापोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर पे हो सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे। इसमें से आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बॉइलिंग के लिए। ठीक है, आपको कहता है बॉइलिंग जो है कब होती है, जब कोई आप एक्सटर्नल हीट सोर्स देते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू जुमला है, क्योंकि बॉइलिंग के लिए हीट सोर्स लाजमी है, यानी जिस तरह चूल्हे के ऊपर आप कुछ पकाते हैं बॉयल तब भी होगा जब आप चूल्हा चलाएंगे, हीट लाजमी है सोर्स। फिर इट डज़ नॉट कॉज कूलिंग, इसकी वजह से कूलिंग नहीं होती, ये सही है, क्योंकि जहाँ पानी अगर बॉयल हो रहा है वहाँ खड़े होंगे तो उससे कूलिंग नहीं होगी, गर्माइश आएगी। फिर तीसरे नंबर पे कहता है नो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल्स नहीं बनेंगे, यानी जब पानी उबलता है तो उसमें आपने देखा बुलबुले आते हैं, तो याद रहे जब पानी उबलेगा तो बुलबुले आते हैं, तो बॉइलिंग में बबल्स आती हैं, बबल्स फॉर्मेशन होती है, तो ये लिखा है नो फॉर्मेशन, इसका मतलब ये वाला आंसर आपका, ये उसने बोला है नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है क्योंकि बबल्स हमेशा बनते हैं जब बॉइलिंग होती है। और चौथे में कहता है टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, तो खैर हमारा जो तीसरा ऑप्शन था वो सही है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि सही जो जुमला नहीं है बॉइलिंग के लिए, तो बाकी तीनों सही है। जो सी है फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन ऑफ बबल, बॉइलिंग में हमेशा बबल्स बनते हैं, इसलिए ये वाला आंसर आपका ट्रू नहीं है। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर जो थर्मल एक्सपेंशन होता है सॉलिड का, डिपेंड करता है किस पे, ओरिजिनल लेंथ पे, टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर का जो चेंज होता है उसको बढ़ाने से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जो होती हैं उसके ऊपर, या और, तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ पे भी, टेम्परेचर के चेंजिंग में भी, और प्रॉपर्टीज़ पे भी मटेरियल का डिपेंड करता है। ऑल ऑफ दीज जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर कहता था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को कहते हैं बीटा, और ऑफ लिक्विड इज, ठीक है, तो लिक्विड का जो कोफिशिएंट होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वो क्या होता है, इक्वल होता है सॉलिड के, बड़ा होता है सॉलिड से, छोटा होता है सॉलिड से, या ज़ीरो होता है। तो याद रहे वॉल्यूम का जो लिक्विड्स का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो सॉलिड्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। So the coefficient of volume expansion of liquid is greater than the solids. फिर कहता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं बीटा को, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं अल्फ़ा को। कहता है बीटा और अल्फ़ा के दरमियान क्या रिलेशन आपने पढ़ा है अब तक। पहला ऑप्शन है बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा, बिल्कुल आपने पढ़ा है, बट याद रहे सारे ऑप्शन लाजमी पढ़ लिया करें। दूसरे ऑप्शन में आपको कहता है अल्फ़ा इक्वल टू 1/3 बीटा, तो देखें ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा डिवाइड, तो बीटा ओवर 3 भी लिख सकते हैं इसको, या 1/3 बीटा भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है। तो बिल्कुल आप इसको देखिए समझ सकते हैं, मैथ्स आपने पढ़ी है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, सो बीटा अपॉन 3 लिखा हो या 1/3 बीटा लिखा हो, बीटा 1 से दोबारा बीटा अपॉन 3 बन जाएगा। सो दोनों ऑप्शन सही हैं। और तीसरे में कहता है, जो लास्ट में कहता है अल्फ़ा इक्वल टू 3 बीटा, तो देखिए बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा और अल्फ़ा इक्वल टू 3 बीटा दोनों अलग अलग हैं, ये सेम नहीं हो सकते कभी। तो ए और बी दोनों आंसर आपके सही हैं। इसके अलावा देखिए आपको वोलेटाइल लिक्विड जो होते हैं उनका क्या होता है। वोलेटाइल लिक्विड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, हाई फ्रीजिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट या हाई बॉइलिंग पॉइंट। सो याद रहे उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। कहता है डैश इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ ओवंस, आयरन्स, वाटर हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। जो आपके पास क्या चीज़ है जो कंट्रोल करती है टेम्परेचर को, ठीक है ना। रेडिएटर होता है, रेवेट होता है, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट होता है, या मरकरी होती है। सो बायोमेटालिक जो थर्मोस्टेट होता है वो तमाम चीज़ों में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ भी लाजमी याद रखनी है, वो ये है कि सेल्सियस स्केल और जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो कोइंसाइड करता है -40 डिग्री पर। -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे ये दोनों स्केल क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जो दोनों स्केलों में मौजूद है। सेल्सियस स्केल में भी -40 टेम्परेचर आता है और फ़ारेनहाइट स्केल में भी -40 आता है, अदरवाइज़ कोई भी टेम्परेचर इनका कॉमन नहीं होता।